हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे जेईई के लिए सेकंड लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने आपको कुछ होमवर्क दिया था, तो उसमें से जो भी डाउट्स होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले जनरली हम प्रेफर करते हैं कि जो भी क्वेश्चंस मुझे लगता है कि डिस्कस करने चाहिए उसके ऊपर हम पहले फोकस करते हैं, और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स के डाउट है वो भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक में आगे बढ़ा। ओके, तो जो लास्ट टाइम का आपका डिस्कशन या तो जो हमने पॉइंट बताया था उसमें एक फॉर्मूला हमने देखा था कि अगर मान लो कोई एक सिस्टम हो जहाँ पे दो थ्रेड हो, उसके साथ दो स्फीयर कनेक्टेड हो, अगर वो पूरा का पूरा सिस्टम अगर आपको एक लिक्विड के अंदर लेकर जाते हो तो वहां पे उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स काम करेंगे। जस्ट आई जस्ट शो यू हियर कि हमने इस पॉइंट का डिस्कशन किया था और वहां से हमने कहा था सुशील एक आइडिया हमने दिया था। ओके, तो ये रो एस, ये वाला याद होगा शायद, दैट्स के फॉर डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, और वहां से आपको इसका आइडिया जो है वो आना चाहिए, रो एस अपन रो एस माइनस रो एल। इसके जैसे क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। प्लस ये जो पॉइंट देखा है उसके साथ साथ ये जो पूरा का पूरा आइडिया है वो आपके दिमाग में क्लियर कट होना चाहिए कि जब भी आप अब एग्जैक्ट ऐसी सिचुएशन ऐसा जरूरी नहीं है, बट इट इज वेरी क्लियर कि अगर एक थ्रेड है, एक स्फीयर है, वहां कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, तो वहां पे कौन कौन से फोर्सेस लग सकते हैं, आप कैसे फोर्सेस को इक्वल कर सकते हैं और क्या सिचुएशन हो सकती है। अब यही क्वेश्चन को थोड़ा बहुत ही अगर हम देखते हुए एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, यू जस्ट चेक इन योर बुक। ओके, तो आई होप सबके पास बुक होगा, तो बुक में से सबसे पहले पेज नंबर 61 निकालिए एवरीवन। पेज नंबर 61 और वहां पे देखिए है क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 61 क्वेश्चन नंबर 6। और अभी ये जो कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट को आपको थोड़े अलग तरीके से यूज करना है, और वो पूछा गया था JEE 2005 में। तो वो जो पॉइंट है वो यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, ये जो पढ़ा हुआ है वही कहीं ना कहीं पे यहाँ पे यूज होने वाला है। अब पूरा का पूरा क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसा है, a charged ball B hangs from the silk thread S which makes an angle theta with, ओके, ये सब आपके पास, ये पूरा बुक है आपके पास, इसलिए यहाँ पे रीड कर रहा हूँ। तो स्क्रीन पे वो क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, हमारे पास बुक है और इसलिए हमने बुक सबको अवेलेबल करवा दिया हुआ है। which makes an angle theta with a large charge conducting sheet capital P as shown in this figure। ओके, वो फिगर आपके सामने है, आप फिगर देख रहे हो, उसी फिगर को आप इसके साथ थोड़ा बहुत जो है वो कंपेयर करवा सकते हैं। जब आप उसके साथ कंपेयर करवाएंगे तो आपको आइडिया जो है वो आ सकता है। यहाँ पे फिगर दिया हुआ है एक इलेक्ट्रिक का जो क्या बोलते हैं उसको, एक प्लेट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है। तो थोड़ा बहुत इसी के जैसा सिचुएशन, फिर भी आप उसमें कुछ नया जो है वो देख सकते हैं। देखिए वहां पे क्या आप नया डाल सकते हैं, वो ये कि अगर मान लो ऐसा एक प्लेट है, यहाँ पे थ्रेड है, यहाँ पे स्फीयर है, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, यहाँ पे इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स F इज इक्वल टू QE वाला। ओके, अब ये F इज इक्वल टू QE जो लग रहा है उसके हिसाब से यहाँ पे आप आइडिया जो है वो लगा सकते हैं, F इज इक्वल टू QE, और उसी के हिसाब से बात जो है वो आपकी आगे बढ़ सकती है। तो यहाँ पे अगर आप छोटा सा आइडिया लगाए तो देखिए क्या उसमें आप इनपुट जो है वो डाल सकते हैं। ओके, यस एनीवन? यहाँ पे थीटा, द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, मतलब यहाँ से एक और पॉइंट पता चलेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट आ सकता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा बाय ड्यू टू सिंगल प्लेट। अगर आपको याद हो तो गॉसेस लॉ का सेकंड एप्लीकेशन जिसमें आता था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट, जहां पे आपने ऐसा देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट वाला कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ई लिखा हुआ है उसकी जगह पे आप सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट वैल्यू ले सकते हैं, वो फोर्स का वैल्यू बन गया। प्लस यहाँ पे जो उसने थीटा बना कर दिया हुआ है, दिस इज द थीटा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा बनेगा, ये यहाँ पे बनेगा टी कॉस थीटा, जिसने बनाया थीटा वो बना कॉस थीटा, यहाँ पे बनेगा साइन थीटा।
नीचे आ जाएगा mg, मतलब जो प्रीवियस क्वेश्चन अभी मैंने दिखाया था उसी के जैसा हो गया। एक पॉइंट पे 4 फोर्सेस हो गए, एक पॉइंट पे 4 फोर्सेस हो गए, दो, एक ऊपर एक नीचे एक लेफ्ट एक राइट, फोर्सेस को इक्वल करो, वहां से टेन थीटा साइन थीटा या कॉस थीटा। क्वेश्चन ऐसा है, द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ऑफ द शीट इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब मुझे सिग्मा का रिलेशन जो है वो कौन से थीटा के फॉर्मेट में मिलेगा वो मुझे यहाँ पे निकालना है। तो अगर आप यहाँ पे सिंपल तरीके से, एकदम सिंपल से सिंपल चीज अगर आप सोचो तो क्या आप ऐसा कह सकते हैं, T sin theta equivalents to Fe which is equivalents to QE and that is also equivalents to Q sigma by 2 epsilon naught, ऐसा होता है। यहाँ पे होता है T cos theta और which is equivalents to mg। अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लूँ तो आप ऐसा कह सकते हैं tan theta is equals to Q sigma 2 epsilon naught and mg। तो यहाँ से tan थीटा और सिग्मा का रिलेशन जो है वो आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो सिग्मा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू tan थीटा, ऐसा कुछ आप यहाँ पे कह सकते हैं। ये जो था वो था 2005 में पूछा गया और आप ही की बुक का क्वेश्चन नंबर 6 विच इज ऑन द पेज नंबर 61। उसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन 1 क्या कहता है, इफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग एंड लिविंग and enclose the surface respectively, that is phi 1 and phi 2, the electric charge inside the surface will be dash। तो उसके लिए आपको फ्लक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो वो थ्योरी मैंने लिखने के लिए दिया था वो इसलिए दिया था ताकि एक चैप्टर 1 जो है उसका हल्का सा रिवीजन दिमाग में चले। इलेक्ट्रिक फोर्स दैट्स अ कूलम्बियन फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला विद वेक्टर फॉर्म, फोर्स अपॉन चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ अलग पॉइंट्स जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज aq/r² ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल के भी दो पॉइंट सेम एक्सिस इक्वेटोरियल लाइन। तीसरा पॉइंट भी हमने इंट्रोड्यूस कर दिया कि ना तो वो सेम एक्सिस पे हो ना तो वो इक्वेटोरियल लाइन पे, वो कोई एंगल थीटा पे हो। इफ यू रिमेंबर इट, लास्ट टाइम हमने उस एक जगह पे टेक्स्ट मतलब इस बुक के अंदर हमने करेक्शन भी आपको करवाया था कि जहां पे 2kp/r³ ऐसा आता था उसमें 2kp की बजाय p cos थीटा ऐसा आ जाएगा, और माइनस kp/r³ तो उसमें माइनस साइन नहीं आता है और सिर्फ kp की बजाय kp cos थीटा आ जाता है। वो जो पॉइंट अगर आपने देखा है तो वहां से भी आपको एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स वो मिल सकते हैं। उसके बाद आता है उसके ऊपर लगने वाला टॉर्क। तो वहां पे आप देख सकते हैं टॉर्क का जो वैल्यू है वो कैसे काम करता है। व्हाट इज द टॉर्क बेसिक फार्मूला, सो यू नो इट वेरी वेल। टॉर्क का बेसिक फार्मूला जो है वो क्या है, तो टॉर्क इक्वल्स टू है r क्रॉस f की f क्रॉस r, r क्रॉस f, r क्रॉस f। और उसके हिसाब से अगर मान लो हम यहाँ पे ऐसा कहते हैं कि अगर मान लो कोई डायपोल को अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, वैसे ये हमने अभी चैप्टर 4 के टाइम पे भी ये पूरा पॉइंट डिस्कस किया था। तो अगर कोई डायपोल को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेते हो तो टॉर्क का फॉर्मूला ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है P क्रॉस E, दैट गिव्स PE sin थीटा। PE sin थीटा से अब यहाँ पे वो जो सीक्वेंस है ना उसको आप अगर जोड़ सकते हो तो आपको और ज्यादा उसमें मजा आ सकता है। लाइक दिस कि अगर मान लो मैंने जैसे कि टॉर्क ले लिया, P क्रॉस E लिया, मैग्नीट्यूड लिया, PE sin थीटा आया। अब जैसे ये टॉर्क आता है उसी के साथ साथ टॉर्क का एक और फॉर्मूला था, टॉर्क इक्वल्स टू I अल्फा, इफ यू रिमेंबर इट, जिसमें अल्फा क्या है पता है किसी को? एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, और I क्या है? करंट, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। I जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और अल्फा है वो एंगुलर एक्सेलरेशन है। वैसे आई थिंक इट्स अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, पर थोड़ा सा दिमाग पे जोर देने का कि अगर मैं टॉर्क कहता हूँ, आई अल्फा कहता हूँ, अगर उसमें अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है उसका मतलब ये कि वहां पे मैं कोई फिजिकल क्वांटिटी, कोई रोटेशनल मोशन की क्वांटिटी ले रहा हूँ तो वहां पे आई कोई रोटेशनल मोशन का सिंबल हो सकता है, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे टॉर्क इक्वल्स टू PE sin थीटा में अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड है तो P, वैसे P का प्रेशर था, पावर था, मोमेंटम था, काफी कुछ था, पर ना पावर है ना मोमेंटम है ना प्रेशर, ये तीनों में से कोई नहीं है, फिर भी ये P है ना।
तो वहाँ पे ऐसा थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं आप, और आ जाएगा अगर थोड़ा बेसिक सा भी आप कॉमन सेंस यूज करें तो, कि अगर वो वहाँ पे P जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का है तो डेफिनेटली वहाँ पे P जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का ही होगा। अब ये जो क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे इसलिए बताया, शायद ये हमने रेगुलर पार्ट में डिस्कस भी किया हो, कि PE साइन थीटा और ये I d2 थीटा बाई dt स्क्वायर, ऐसा कोई पॉइंट हमने डिस्कस किया था रेगुलर में? हेलो, क्या रेगुलर स्टडीज में हमने? ओके फाइन। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन मैं ऐसा लेना चाहता हूँ कि अगर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, ओके, तो यहाँ पे मैं ऐसा कुछ कहना चाहता हूँ, SHM बोले तो SHM का मतलब क्या होता है भाई? सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक, यस, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन इन इलेक्ट्रिक डाइपोल when placed in यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब SHM हमारे लिए मतलब इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में नया है, बट SHM इन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो व्हेन डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका पूरा थ्योरी, पूरा आइडिया हमारे पास है। तब टॉर्क लगता है, टॉर्क P क्रॉस E होता है, टॉर्क का मैग्नीट्यूड PE साइन थीटा होता है। जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वहाँ पे जो टॉर्क है वो थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। उसके लिए आप एक ऐसा छोटा सा फिगर जो है वो इमेजिन कर सकते हैं कि मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। यहाँ पे मैंने बाय डिफॉल्ट ऐसा कंसिडर कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल और इक्वी डिस्टेंस है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर करते हैं? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। अगर मान लो मैंने यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया हुआ है और वहां पे मैं एक डाइपोल लेता हूँ, अब डाइपोल कैसे रखना है, तो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस कहाँ से कहाँ होती है, तो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव है। अब मैं यहाँ पे जो डाइपोल ले रहा हूँ उस डाइपोल में पॉजिटिव एंड यहाँ पे ले रहा हूँ और नेगेटिव एंड में यहाँ पे ले रहा हूँ, और मैं ऐसा कहता हूँ कि यहाँ पे उसने एक थीटा एंगल जो है वो फॉर्म किया। अब यहाँ से नेगेटिव टू पॉजिटिव यानी डाइपोल का ये डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगर आप यहाँ पे थोड़ा देखो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डाइपोल ने बनाया हुआ थीटा है और ये आपका डाइपोल है, ई और पी के बीच का एंगल है। अब अगर मैं ऐसा कह दूं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल इन द सेम डायरेक्शन, देन व्हाट विल बी द टॉर्क? Zero, because theta is zero. When dipole and electric field in the same direction, what is electric potential energy? मैक्सिमम नेगेटिव। मैक्सिमम बट नेगेटिव, u p e cos थीटा माइनस p cos थीटा कहते थे, थीटा जीरो ले लो तो u इक्वल्स टू माइनस p कह सकते थे, जिसको हम कह सकते हैं मोस्ट स्टेबल कंडीशन, इफ यू रिमेम्बर इट। यानी अभी फर्स्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट चैप्टर से मैं फटाक से सेकंड चैप्टर के कॉन्सेप्ट में चला गया, पर अब आपसे ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको टॉर्क यानी 11th स्टैंडर्ड का RF साइन थीटा पता होना चाहिए, टॉर्क P क्रॉस E 12th स्टैंडर्ड का ये पता होना चाहिए। जब मैं यहाँ पे ऐसा लेता हूँ तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी होता है, ताकि आपने सेकंड चैप्टर भी पढ़ लिया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ कुछ बातें ऐसी होती है जो कुछ कुछ जगहों पे आपसे एक्सपेक्ट की जाती है कि यार इतना तो पता ही होना चाहिए। ओके, अब मान लो मुझे ये मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया। अब मान लो मैंने उस डाइपोल को जो एंगल बनाया है उसको मैंने थोड़ा सा ऐसे रखा होता, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्टेक्स्ट में कैसा हो गया? ऐसा रखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच का एंगल कितना हो गया? 90, यानी टॉर्क मैक्सिमम हो गया। अब मान लो वहां से मैं थीटा चेंज करता हूँ, थीटा 90 और थीटा 0, तो आपको पता है साइन 90 मैक्सिमम है, साइन 0 0 है। तो वहां से ऐसा कह सकते हैं कि टॉर्क उन दोनों के बीच में
वेरी करेगा। जैसे मैंने कह दिया कि एंगल मैंने 30 ले लिया, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टॉर्क? sin 30 1/2, तो वहां पे टॉर्क बन P जाएगा by 2. P/2 यानी हाफ बन जाएगा। तो वो पॉइंट सोचते हुए वहां पे ऐसा कहा जाता है, डाइपोल को ऑलवेज अच्छा लगता है जहां पे हमें टॉर्क ना लगाना पड़े। ओके, जैसे आप लोगों को भी अच्छा लगता है कि बस हम घर पे बैठे रहे और हमें कोई काम ना करना पड़े और बस अपना काम अपने आप ही हो जाए। हमें ये फिजिक्स में जो सर देते हैं ना, ये होमवर्क यार एक बार दो बार वाला ना करना पड़े और बस ऐसा कुछ आप बता दो, ऐसा कुछ आप पढ़ा दो जिससे हम होमवर्क किए बिना ही हमें सब कुछ आ जाए। ओके, दैट इज अ नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी। ओके, डाइपोल भी थोड़ा बहुत हमारे जैसा ये है, थोड़ा सा आलसी है हमारी तरह, तो उसको भी ऑलवेज रहना पसंद है पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे मैंने उसको कुछ एंगल पे रखा, पर वो कहाँ रहना चाहता है? पैरेलल। तो जितना मैं टॉर्क दूंगा उतना उसी में रिस्टोरिंग टॉर्क क्रिएट होगा। अगर मैंने उसको इस डायरेक्शन में टॉर्क दिया है तो रिस्टोरिंग टॉर्क कहाँ लगेगा, कोई बताएगा? Opposite day. सिंपल Opposite. सी बात है, रिस्टोर वर्ड से ही वो क्लिक होना चाहिए कि हम वो जो पोजीशन थी वहां से अगर मैंने ऐसे यानी इस डायरेक्शन में मैंने टॉर्क दिया तो रिस्टोरिंग टॉर्क उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। एंड इफ आई कंसिडर वेरी स्मॉल एंगल, तो मैं यहाँ पे ऐसा कह सकता हूँ, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, ये वैसे हमारी पुरानी आदत है, शायद किसी ने पढ़ी हो तो, कि जहाँ पे थीटा छोटा हो साइन थीटा की बजाय उसको आप सिंपल सा थीटा ले सकते हो। दोज हु आर फ्रॉम द मैथ्स ग्रुप दे न्यू इट वेरी वेल, थीटा अगर छोटा हो तो आप थीटा साइन थीटा अगर छोटा हो तो थीटा ले सकते हैं। वैसे ये साइन हो कॉस हो टैन हो कभी भी आप थीटा ले सकते हो, पर एज पर वहां पे साइन सीरीज करके ऐसा एक सीरीज आप पढ़ते हो। ओके, पर उसकी डिटेल में जाने की बजाय मैं मैथ्स और बायोलॉजी दोनों स्टूडेंट्स को कंबाइन करते हुए सिंपल सा सीधा साधा आइडिया यही देता हूँ कि व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, मतलब साइन थीटा इज वेरी स्मॉल, टेक साइन थीटा इक्विवेलेंट टू थीटा, बात को खत्म करो। तो यहाँ पे टॉर्क लगता है पीई थीटा, और बाद में आप ऐसा कह सकते हैं ड्यू टू रिस्टोरिंग टॉर्क, torque equals to minus PE theta. That is the first and most important point. उसके बाद टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, और यहाँ पे आई d2 थीटा बाई dt स्क्वायर, ऐसा मैं कह सकता हूँ। इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन 2। अब जैसे ही ये मैं लिख रहा हूँ तो मेरे दिमाग में ये क्लैरिटी रहता है कि यहाँ पे आई जो है वो करंट नहीं हो सकता था, कि ये चैप्टर 1 का डिस्कशन चल रहा है और चैप्टर 1 में नहीं, हमने करंट को चैप्टर 3 में इंट्रोड्यूस किया हुआ है। यहाँ पे आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ओके, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो यहाँ से आगे बढ़ने का। जिन लोगों ने 11th में सही तरीके से नहीं पढ़ा है, या तो 11th में जो सही तरीके से पढ़ा है वो याद नहीं है, तो उसका टेंशन मत लीजिएगा, ताकि अब उसका ज्यादातर आपको कुछ करना नहीं है। मान लो मैंने बोला कि आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सो रजिस्टर्ड इन द माइंड कि ओके आई इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी के इक्वल माना जाता है? यस एनीवन? Change in momentum. नो वे। Mass. मास किसके इक्वल? क्योंकि जो लीनियर केस में जो काम मास का है वही रोटेशनल में काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है। ओके, इतना छोटा सा पॉइंट दिमाग में रखने का। अब ये दोनों टॉर्क के इक्वेशंस है, तो मैं यहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 माइनस पीई थीटा आई d2 थीटा बाई dt स्क्वायर। ऐसा देखने से क्या इसका कोई पॉइंट याद आता है? d2y बाई dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y, जिसको कहा जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन।
अब ये जो थोड़े भयंकर टाइप के नाम होते हैं ना, डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आधे स्टूडेंट्स तो बेचारे वहीं से घबरा जाते हैं कि अरे यार ये कहाँ से। रिलैक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन एक नाम देना चाहिए, इसलिए दिया हुआ है। इफ यू यूज अ कॉमन लॉजिक, व्हाट इज द कॉमन लॉजिक? सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब कैसे टाइप का मोशन? टिक 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 टिक। इफ यू इमेजिन दैट सिंपल पेंडुलम, यहाँ से वहां तक, वहां से यहाँ तक, यही सिलसिला जो है वो चलता रहता है। तो वही सिलसिला आप यहाँ पे भी कह सकते हो कि डाइपोल में भी वही सिलसिला चलता रह सकता है। अगर हमने डाइपोल को कोई एक एंगल पे फोर्स दिया, टॉर्क लगाया, और वहां पे रिस्टोरिंग टॉर्क लगा, तो वो डाइपोल भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर टिक 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 ये मोशन जो है वो करता रहेगा। मतलब वो जो डाइपोल है वो यहाँ पे रिस्टोरिंग टॉर्क लगाने के बाद जैसे हम उसको रिलीज करेंगे, तो डाइपोल जो है वो इस टाइप का मोशन, यानी अबाउट मीन पोजीशन, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करता रहेगा। और उसी टाइप के मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो कहते हैं। whenever there is a motion about a fixed point or a mean position, अगर कोई पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन, अप एंड डाउन मोशन देता है, तो उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। ऐसे संस्कार आपको 11th में दिए गए थे। अब यही चीज को मैं इसके साथ कंपेयर करवाऊं, तो यस कोई कहेगा किसको किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं? यस एनीवन? हम किसको किसके साथ यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं? y को थीटा के साथ। y यानी डिस्प्लेसमेंट में, थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। और क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू पीई बाय आई? कैसे? तो देखिए, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करवाऊं, तो क्या यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन वाली टर्म, तो ये डबल डिफरेंशिएशन वाली टर्म को अकेला कर दो। तो चलो ये हो गया आपका d2 थीटा बाय dt स्क्वायर माइनस पीई बाय आई ब्रैकेट में, और ये थीटा एज इट इज कर दो कंपेयर, डबल डिफरेंशिएशन माइनस साइन y थीटा। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू p बाय आई बना। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। वेरी गुड। उसको मैं और कौन कौन सी क्वांटिटी के फॉर्म में लिख सकता हूँ? वैसे एंगुलर वेलोसिटी के साथ साथ ओमेगा एक और भी क्वांटिटी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा इक्वल्स टू, अगर मुझे एंगुलर फ्रीक्वेंसी का कोई फॉर्मूला बताना हो, तो एनी आइडिया क्या लिख सकते हैं आप ओमेगा की जगह पे? थोड़ा सा याद करिए तो याद आ जाएगा। 1 पाई by बाई t। टी। पर वो 2 पाई बाई टी भी कह सकते हैं, वहां पे टाइम पीरियड का किस्सा हमने डिस्कस किया। और मुझे फ्रीक्वेंसी बतानी हो तो 2πf। तो हमारे पास 2 पाई एफ भी है, हमारे पास 2 पाई बाई टी भी है, और यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हो ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट पी ई बाय आई भी है। तो बस अगर हमने इतना समझा तो हमारा काफ़ी सारा काम जो है वो आसान हो सकता है। कैसे आसान कर सकते हैं आप अपना काम? क्योंकि देखिए, यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं, उसके साथ साथ आप यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी आप निकाल सकते हैं। ओके, तो देखिए ध्यान से, मान लो मैं यहाँ पे कंपेयर करवाना चाहूँ, एक सेकेंड। हाँ, तो अगर हम यहाँ पे 2 पाई एफ इज इक्वल्स टू अंडर रूट पी ई बाई आई कह दे, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बन जाता है 1/2 पाई अंडर रूट पी ई बाई आई, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन जाता है t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई पी ई। एग्जैक्ट सिचुएशन क्या मैं मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल के लिए क्रिएट कर सकता हूं? अब आप लोगों को जो लास्ट लेक्चर था उससे शायद ये स्ट्राइक हो चुका हो, तो क्या मैं ऐसा सेम टू सेम सिचुएशन मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्रिएट कर सकता हूं? हाँ या ना?
हाँ सर। अगर मैं कर सकता हूं तो उस केस में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या मैं बना सकता हूं? जिसने लास्ट लेक्चर अटेंड किया होगा वो इसका आंसर परफेक्ट दे सकता है। लास्ट लेक्चर मतलब जो रेगुलर हमारा लास्ट लेक्चर चल रहा है ना, उसी की मैं बात कर रहा हूं। अभी हमारा चैप्टर चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और वहां पे हमने जस्ट रिसेंटली अभी पढ़ा टॉर्क इक्वल्स टू m क्रॉस b भी होता है, जो यहाँ पे टॉर्क इक्वल्स टू p क्रॉस e से काफी सिमिलर है। अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आप इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में ऐसा कह सकते हो 1/2 पाई अंडर रूट PE बाय I होता है, तो मैग्नेट के केस में आप कह सकते हो कि वो फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई अंडर रूट क्या बनेगा? MB बाय I बनेगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट I बाय MB बन जाएगा। P है वहां पे M ले लो, E है वहां पे B ले लो। यही पूरा का पूरा पॉइंट याद रखिएगा। चैप्टर 4 चैप्टर 5 जब हम करेंगे तब इसका डायरेक्ट यूज करेंगे। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के आपके पास फॉर्मूला है ड्यू टू डायपोल, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, सेम एक्सिस, इक्वेटोरियल लाइन वगैरह वगैरह वगैरह, पर यहाँ से भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और अच्छा वाला फॉर्मूला जो है वो मिल सकता है। देखिए कैसे। अगर मुझे इसमें से या तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला चाहिए तो हम निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पे 2 पाई f है और उसका मैं स्क्वायर कर दूं तो 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर PE बाय I बना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर I बाय P। और यही फॉर्मूला मुझे टाइम पीरियड के टर्म में लेना हो 4 पाई स्क्वायर I P T स्क्वायर, ऐसा भी तो मैं कह सकता हूँ ताकि F और T एक दूसरे से इनवर्स रिलेशन में है। ओके, तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के दो नए फॉर्मूला मिल सकते हैं, जहाँ पे आप डायपोल के केस में या तो ऑसिलेशंस के केस में टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों को ही कवर कर सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर। तो ये जो पूरा का पूरा पॉइंट है वो आप लोगों को, आपने जो बुक बनाया हो उस बुक के अंदर आपको इसको ऐड जो है वो कर देना चाहिए। ओके, तो ऐसा हो तो अभी के लिए आप एक काम करिए, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो बाद में आप वीडियो से भी डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं। ओके, तो ये इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद जो बाकी का पोर्शन है उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस, ओके। तो यहाँ से आपको इस केस में मतलब जब सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है डायपोल को जब आप रखते हैं तब आपको ये पता चल सकता है। उसी के साथ साथ मेरा डिस्कशन फ्लक्स को लेकर था। फ्लक्स में आपको पता है फ्लक्स क्या होता है, तो कि फ्लक्स होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। फ्लक्स का बेसिक फॉर्मूला होता है सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, या तो इलेक्ट्रिक इंटीग्रेशन ई डॉट डी है, दोनों में से कोई भी कह सकते हैं। पर अगर मान लो मैं यहाँ पे क्वेश्चन 1 का जो डिस्कशन कर रहा था, तो क्वेश्चन 1 के कॉन्टेक्स्ट में जो चार्ज, जो फील्ड लाइंस पास हो रहा हो, मतलब एंटर हो रहा हो, उसको हम ऐड करते हैं, और जो उसमें से पास हो जाता हो, निकल जाता हो, उसको हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो उसके हिसाब से देखिए क्वेश्चन 1 ऐसा था, पेज नंबर 61 पे था। आई होप आप सब लोग वो पैरेलल क्वेश्चन देखते जाते होंगे। पैरेलल क्वेश्चंस देखते जाइएगा तो ज्यादा पता चलेगा, अदरवाइज बाउंस जाएगा। बुक का आपके सामने होना कंपलसरी है। ओके, अदरवाइज डिस्कशन का कोई मतलब नहीं रहता है। If the electric flux entering and leaving an enclosed surface respectively is a phi1 and phi2, the electric charge inside the surface will be dash. तो कौन एंटर हुआ और कौन निकला? Enclosed surface respectively यानी if electric flux entering and leaving, तो आया कौन? तो के phi1, गया कौन? तो के phi2। आएगा वो ऐड करेंगे, जाएगा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यस एनीवन टेल मी क्या बनेगा फॉर्मूला यहाँ पे? और वैसे भी क्या फाइंड करना है? चार्ज फाइंड करना है। सो आई होप इफ यू रिमेंबर फ्लक्स फॉर्मूला क्या था? सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला था। इसके हिसाब से आपको चार्ज बताना है।
तो चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो आया, ये गया, मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट, खत्म हो गई बात। सो हियर यू कैन से दैट द फर्स्ट ऑप्शन फाई टू सॉरी एक सेकेंड, हाँ, एंटरिंग एंड लिविंग, तो phi 2 minus phi 1. If the electric flux entering and leaving, so I think there is a small correction. Let me check. Electric flux entering and leaving in enclosed surface phi 1. तो जो एंटर होगा वो यहाँ पे, ओके तो उस पॉइंट को अगर phi 2 माइनस phi 1 के हिसाब से देखे, एंड लेट मी चेक कि अगर मान लो ये कोई क्लोज सरफेस में लेता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे कोई प्लस क्यू चार्ज रखा, तो अगर प्लस क्यू चार्ज है तो उसकी फील्ड लेंथ कैसी होगी, तो क्या रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन है। अगर ये Q1 है तो यहाँ पे क्लोज्ड सरफेस है, उसमें से फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है। सो लिविंग, यस दैट इज फाइन, तो उसको हमें करेक्ट कर लेना चाहिए। तो दैट इज अ पॉजिटिव चार्ज, रेडियली आउटवर्ड है, तो इसके हिसाब से जो phi 1 आएगा वो आउटवर्ड जाने वाला, मतलब फ्लक्स बाहर निकल रहा है। सो दिस वन इज कंसिडर एज ए आउटवर्ड, बाहर गया वाला, ओके। और अगर मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ कि क्लोज सरफेस, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, उसको मैं Q2 कहता हूँ, तो ये इनसाइड वाला है। सो एवरीवन जस्ट डू वन थिंग, वहाँ पे जो फर्स्ट 61 पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है वहाँ पे मैंने थोड़ा बड़ा सा फिगर ड्रॉ किया, आप साइड में थोड़ा छोटा सा फिगर ड्रॉ कर दो, तो जो कन्फ्यूजन हुआ है वो कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हैं कि ये Q2 है, वो यहाँ पे फील्ड लाइंस एंटर हो रही है, यानी यहाँ पे आप phi 2 ऐसा कह सकते हो कि यहाँ पे ये एंट्री ले रहा है, मतलब एंटर हो रहा है। सो दैट इज एंटर इनटू दैट क्या बोलते हैं, क्लोज्ड सरफेस। तो phi 2 वाला एंटर हुआ, तो उसके हिसाब से माइनस Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट ले लो, तो Q2 का जो वैल्यू है वो बन जाएगा माइनस phi 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज ए Q2, और यहाँ पे Q1 बन जाएगा phi 1 एंड एप्सिलॉन नॉट। अब बस दोनों को कंपेयर कर दो, तो अरे नहीं, तो भी तो ये अलग हो रहा है, फिर से रिपीट સર करेंगे। ઉપરથી ક્વેશ્ચનમાં બી સર બે ઓપ્શન સેમ જેવા જ છે, ચારમાંથી બે તો સેમ જેવા છે। एक सेकंड, ओके तो देखो, अब जो यहाँ पे हमारा जो डिस्कशन था, जहाँ पे हमने फिगर ड्रॉ किया कि अगर प्लस क्यू चार्ज समझे तो वो आउटवर्ड जाएगा, माइनस Q2 है वो इनवर्ड आएगा। पर इतना तो श्योर है कि एक में एंटर हुआ, एक में आउटवर्ड हुआ, एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से, एक नेगेटिव चार्ज की वजह से। अगर मैं यहाँ से फिर से टोटल चार्ज की बात करूँ, तो मुझे टोटल चार्ज अगर मुझे ऐड अगर करना है, मैं फिर से इसको ऐड करूंगा तो मुझे phi 1 माइनस phi 2 ही मिलेगा, जो मैंने यहाँ पे पहले आंसर लिखा था। पर वहां पे एक एजम्पशन लिया गया है, वो एजम्पशन ऐसा है कि अगर मान लो एक चार्ज बड़ा है, दूसरा चार्ज छोटा है। अब यहाँ पे देखिए, आपके जो चारों ऑप्शन है उसमें से दो निकल गए, डेट्स बी और सी। क्यों निकल गए, क्योंकि वहां एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर में आता था, मतलब वो तो गलत है। अब आपके पास दो चॉइस है, आइदर ए और आइदर डी। अब ए और डी में से कौन हो सकता है, तो कि डी नहीं हो सकता है। डी क्यों नहीं हो सकता है, ताकि वहां पे दोनों फ्लक्स को ऐड किया गया। दोनों फ्लक्स को ऐड कब कर सकते थे, जब दोनों का नेचर सेम होता। पर यहाँ पे एक एंटर हो रहा है और एक बाहर निकल रहा है, तो उस केस में जो डिफरेंस वाला है, मतलब ए आपका राइट आंसर हो सकता है। पर हमने यहाँ पे सोचा है phi 1 माइनस phi 2, यहाँ पे दिया है phi 2 माइनस phi 1, तो यहाँ पे phi 1 और phi 2 को यहाँ ऐसा आप समझ सकते हैं, दे कंसिडर इट एज ए कन्वीनियंसी, कि वहां पे ऐसा, जैसे आप बताया कि भाई वो आंसर में ऐसा लिखा हुआ है कि वहां पे हमने मान लिया कि Q2 इज ग्रेटर एंड Q1 इज अ लेसर, दैट्स व्हाई phi 2 माइनस phi 1 लिखा। अगर एग्जाम में ऐसा आए तो वहां पे आप एक छोटा सा ये जो कॉन्सेप्ट है उसका यूज कर सकते हैं, और ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, जहां पे जो पहला जो सिंपल कॉन्सेप्ट था, एंटर हुआ उसको पॉजिटिव ले लिया, एग्जिट हुआ उसको नेगेटिव ले लिया, तो भी चलता। उसके एक्सप्लेनेशन के हिसाब से यहाँ पे चेक किया कि पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड देता है, नेगेटिव चार्ज इनवर्ड आता है, तो जो बाहर गया वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से था, तो क्या फर्क पड़ता है। लीव किया वो पॉजिटिव, आया वो नेगेटिव, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, इतना तो श्योर है। तो उसी बेस पे
यहाँ पे मतलब जो सॉल्यूशन में उसने दिया कि भाई एक एज्यूम कर लिया एक कंडीशन, बिकॉज ये एग्जाम में पूछा गया था और उसके हिसाब से वहां पे आंसर की के हिसाब से 5 - 5 था। तो वहां पे उस टाइम पे जिस ऑथर ने क्वेश्चन फॉर्म किया वहां पे उसने कंडीशन ऐसा सोच लिया कि क्या स्टूडेंट को अगर 5 - 5 सही आंसर लग रहा है तो क्या वो 5 - 5 को भी सही समझ सकता है या नहीं समझ सकता है। तो क्या हम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि यस दोनों का मतलब सही हो सकता है। इफ वी कंसिडर हियर 5 is greater than 5 then you can write 5 - 5 बट इफ यू कंसिडर, ताकि क्वेश्चन के अंदर ऐसा बताया नहीं था कि किसका चार्ज बड़ा किसका चार्ज छोटा, तो वहां पे दोनों ही एजम्पशंस आप ले सकते हैं। कोई भी चार्ज बड़ा होगा वो पॉजिटिव रहेगा, जिसका चार्ज छोटा होगा वो नेगेटिव रहेगा। इन शॉर्ट दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ फ्लक्स entering and leaving the flux. So उसके हिसाब से 5 - 5 into epsilon naught और 5 - 5 into epsilon naught दोनों का आंसर या तो दोनों को ही आप सेम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी किसी को ऐसा भी हो सकता है सर दोनों ऑप्शन हो तो दोनों ऑप्शन हो नहीं सकते हैं, ताकि जैसा आप सोचते हैं वैसा वो ऑथर जो है जो क्वेश्चन बनाता है वो आपके जैसा नहीं सोचता है, तो उसका टेंशन नहीं लेने का। और अगर मान लो फिर भी ऐसा कुछ मिल जाए तो बहुत सारे भगवान है, देवी देवता है, किसी का भी नाम लेकर आप कोई भी एक टिक कर सकते हो, तो एटलीस्ट 50% कैपेसिबिलिटी से आपका कोई ना कोई आंसर तो सही हो जाएगा। बिकॉज आई कंसिडर इट कि ऐसा होगा ही नहीं, पर फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं तो તમે क्यों પણ હોય तो कहीं नहीं, भगवान सोनू भलू करे, शुरुआत તમારાથી करे। ओके, तो क्वेश्चन की जो क्वालिटी है उसके हिसाब से थोड़ा सा आइडिया आप लगा सकते हैं। उसके बाद आप देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन जो भी अच्छा है। आई इंसिस्ट थर्ड नंबर के क्वेश्चन के लिए आप लोग फिगर पहले ड्रॉ करिए अपनी बुक के अंदर, और वहां पे जो बताया गया है उसको अप्लाई करने का ट्राई करिए। 3 charges -q plus q2 and -q3 are placed as shown in the figure. The x component of the force on -q1 किसके ऊपर फोर्स लगाना है? The x component of the force on -q1 is proportional to, यानी आपको F1 फाइंड करना है। तो F1 यानी क्या हो सकता है? तो कि फोर्स ऑन 1 कौन कौन लगा सकता है? F1 के ऊपर कौन कौन फोर्स लगा सकता है? हेलो, F1 के ऊपर कौन कौन फोर्स लगा सकता है? F12 and F13. F1 2 and F1 3. Okay, got it. तो F1 2 और F1 3 यहाँ पे देखिए और अप्लाई करिए तो कुछ आता है कि नहीं। ओके, फिगर ड्रॉ करनी है आपको और वहां पे चलो फिगर जो दिया गया है उसको हम यहाँ पे पहले ट्राई कर लेते हैं। देयर इज एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। यहाँ पे है -q1, यहाँ पे है q2 और उसके बीच का डिस्टेंस वो है b। यहाँ पे थीटा एंगल बनाया हुआ है जो काम का है, और यहाँ पे है -q3 और ये है आपका थीटा और ये डिस्टेंस a है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे वेक्टर भी आपको सोचना पड़ेगा। F12 फोर्स ऑन 1/2, तो फोर्स ऑन 1 के ऊपर 2 की वजह से, तो क्या आप ऐसा कह सकते हो कि 1 ड्यू टू 2 ऐसा लगेगा? यस, बिकॉज इट्स अ ट्रैक। फोर्स ऑन 1/3, तो 3 की वजह से कहाँ जाएगा? तो कैसा जाएगा? अगर मैं यहाँ से ये लाइन खींच लूँ तो आप वहाँ से क्या क्या आइडिया जो है वो लगा सकते हैं। यस, टेल मी।
this line and this line which makes theta here. जिसने बनाया थीटा वो बनेगा cos थीटा. तो दिस इज द लाइन ऑफ F13. ये F13 का cos थीटा वाला कंपोनेंट बनेगा. तो यहाँ पे ताकि एक कंपोनेंट इधर बनेगा तो एक कंपोनेंट इधर बनेगा ना, दैट इज F13. कौन सा बनेगा? साइन थीटा. तो देखो एक्स एक्सिस के अंदर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अंदर F12 और F13 साइन थीटा. तो देखो 4 ऑप्शन है, उसमें से 2 साइन थीटा वाले हैं, 2 कॉस थीटा वाले हैं. तो कौन से 2 निकल जाएंगे? यस एनीवन? cos थीटा. मतलब ए और सी ऑप्शन निकल गए, बचे 2 ऑप्शन. कौन कौन से है? बी या तो डी. अब बी और डी में से कौन सा ऑप्शन है वो काम करेगा? बी सर. डी आएगा. डी आएगा या बी आएगा? उसके लिए बी आप क्योंकि ऐड हो रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में तो ऐड होगा ना सर. एक ही डायरेक्शन में इससे ऐड होगा. वहां पे आप सिंपल सा ही पॉइंट आपको सोचना है. Q1 यानी एक वैल्यू निकल गया, K Q1 Q2, K Q1 Q3 वो वैल्यू आपने डाल दिया. यहाँ पे आप वेक्टर एडिशन कर रहे हो, इसलिए वहां पे उसका जो मैग्नीट्यूड है वही आपको लेना है. आई रिपीट, यहाँ पे वेक्टर एडिशन है और वहां पे आप उसकी सेम डायरेक्शंस ले रहे हो, इसलिए सेम डायरेक्शन की वजह से उस वैल्यू को आपको ऐड करना है. तो Q1 साइड में ले लो तो एक में आता है Q2 और Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस है B. तो K Q2 बाय R स्क्वायर के हिसाब से वो आ जाएगा B स्क्वायर, यानी Q2 बाय B स्क्वायर. जो देखने जाओ तो B और D दोनों का फर्स्ट पॉइंट है. दोनों ऑप्शंस में जो डिफरेंस है वो किस बात को लेकर है? तो कि एक में प्लस साइन है और एक में माइनस साइन है. प्लस साइन क्यों आ रहा है? तो कि दोनों के दोनों जो वैल्यूज है, दोनों एक्स डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए वहां पे वो वैल्यू जो है वो एड ऑन होगा, वो ऐड होगा, इसलिए वहां पे बी ऑप्शन है वो ज्यादा सेट हो रहा है. आई होप इट्स क्लियर. तो फिगर ड्रॉ करेंगे, ये थीटा को एक्सटेंड करेंगे. अगर मान लो यहाँ पे आप बुक के अंदर भी थीटा एक्सटेंड करके वहीं पे ये पॉइंट लिख दो तो भी आपको क्लैरिटी है वो मिल सकता है कि हाँ यार उसमें हम ऐसा ऐसा कोई आइडिया है वो लगा सकते हैं. उसके बाद एक और क्वेश्चन है नंबर 5, वो भी आप ट्राई कर सकते हो अभी के अभी. उसके लिए भी आपको एक फिगर बनाना पड़ेगा. 4 चार्जेस इक्वल टू माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर्स. वैसे ऐसा क्वेश्चन हमने आई थिंक लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि अगर कोई 4 चार्जेस हो, ऑपोजिट नेचर वाले हो या तो सेम नेचर वाले हो या तो चारों कॉर्नर पे सेम लगाओ या ट्राइंगल ले लो, तो किस किस टाइप के फोर्सेस, किस किस टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फॉर्म हो सकता है. 4 charges equal to minus q are placed at the 4 corners of a square and a charge q is at a center. If the system is in equilibrium, the value of small q is dash. अंडरलाइन करेगा क्वेश्चन के अंदर इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. इसका मतलब क्या? यस एनीवन? तो सेंटर पे 0 होगा सर, ऐसा कुछ था. इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम मतलब वहां पे एक सिंपल साइड है, ऐसा बता सकते हैं कि वहां पे लगने वाला जो टोटल फोर्स जो है वो टोटल फोर्स है वो 0 हो सकता है. ओके तो चलो उसके हिसाब से थोड़ा सा हल्का फुल्का सा ट्राई करिए और आंसर निकालने का ट्राई करिए, देखिए क्या आंसर उसमें आ सकता है. वैसे देखा जाए तो देखो 1 + 2√2, तो 1 + 2√2 तो हर एक का ब्रैकेट जो है वो कॉमन है. q/2 q/2 एंड q/4 q/4. ओके 2 है प्लस 2 है माइनस. अगर q/2 आ गया तो 2 पॉसिबिलिटी, q/4 आ गया तो भी 2 पॉसिबिलिटी. एक होगा प्लस या तो एक होगा माइनस. प्लस आया तो भी 2 पॉसिबिलिटी और माइनस आया तो भी 2 पॉसिबिलिटी. मतलब 1 + 2√2 ये आंसर आना तो कंफर्म है. तो अब आपको सिर्फ ये सोचना है, ये देखना है कि q/2 आएगा या q/4 आएगा. ओके फिगर ड्रॉ करिए और बताइए क्या आंसर आ सकता है. So here 1 square minus q minus q minus q minus q,
4 charges equal to minus q are placed at the 4 corners of a square and a small charge q is at its centers. तो अगर मान लो हमने इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे जोड़ दिया, इस डिस्टेंस को आपने r r r r कह दिया, यहाँ पे आपने स्मॉल q चार्ज ले लिया, फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 1, तो 5 जो है वो 1 की वजह से कहाँ जाएगा, तो कि वो इस साइड अट्रैक्ट होने जाएगा, तो k q बाय आर स्क्वायर, ये भी ऐसा आएगा k q बाय आर स्क्वायर, ये भी ऐसा आएगा और ये भी ऐसा आएगा। तो यहाँ पे जो चारों के चारों वैल्यू है वो ऐड होगी। अब k q बाय आर स्क्वायर है, उसमें से मुझे स्मॉल q को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाना है, तो चारों के चारों वैल्यू एड ऑन हो रही है। अब एड ऑन हो रही है उसका मतलब ये कि दैट मीन्स इट्स अ 4 टाइम्स ऑफ k q बाय आर स्क्वायर, ऐसा एक पॉइंट वहां पे बनेगा। तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो स्मॉल q आप सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाते हो, तो दैट इज इक्वल टू समथिंग q बाय 4, उसका एक आंसर है वो यहाँ पे बन सकता है। यानी आइडिया ऐसा आ सकता है कि सबसे पहली बात ये 1 + 2√2 है, उसका क्या कॉन्सेप्ट करेंगे, तो उसके लिए आप ऐसा आइडिया लगा सकते हैं कि अगर मैं इसको 1 1 ऐसा ले लूं, अगर ये 1 1 है तो ये कितना होगा, अगर ये 1 ले लिया तो ये डिस्टेंस कितना होगा पाइथागोरस के हिसाब से, √2, तो उसका आधा कितना होगा, 1/√2, 1/√2, उसका स्क्वायर कितना होगा, 1/2, 1/2। तो यानी यहाँ पे अगर आप r स्क्वायर करते हो तो 1/2 है, और वो 1/2 का जो स्क्वायर है, मतलब वो 1/√2 का स्क्वायर है, वो 2 कहाँ जाएगा, ऊपर की साइड जाएगा। और ऐसे चारों वैल्यू को अगर आप ऐड करते हैं तो ओवरऑल वो वहाँ पे ऐड ऑन होता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए अगर आपके पास हो 6 वाला पॉइंट, सॉरी वॉल्यूम 6, तो वहाँ पे देखिए, वहाँ पे भी बता देता हूँ, पेज नंबर 681, इफ यू हैव दैट वॉल्यूम 6, अगर अभी अवेलेबल हो तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल दे कंसिडर, यहाँ पे फोर्सेस निकालना था, टोटल माइनस q उसने लिया हुआ है, और डिस्टेंस जो है वहाँ पे चारों वैल्यू को एड ऑन किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल दे जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द टोटल फोर्स। अब देखो यहाँ पे आपने जो फोर्स निकाला हुआ है, जब आपने वो क्या बोलते हैं उसको, सुपर पोजिशन, अगर आपको याद हो तो सुपर पोजिशन का फिगर का एक हल्का सा आइडिया दे दूं मैं, Q1 Q2, अगर हम यहाँ पे ऐसा कहते थे सुपर पोजिशन कैसे काम करता था, दिस इज R1, दिस इज R2, फोर्स ऑन 1/2, तो F12 ऐसा मिलता था, अगर R23 हो तो वो ऐसा जाता था। अब इन दोनों का रिजल्टेंट ये यहाँ पे तीसरा बनता था, यानी ये जो है वो क्या बनता था, तो कि F12 + F13 ऐसा बनता था। वही चीज वो यहाँ पे उसने अप्लाई करने का ट्राई किया कि अगर मान लो ये सेंटर पे है तो भी वहां पे चारों की चारों वैल्यू एड ऑन होगी। यहाँ पे जो फिगर दिया है, कंसिडर द 4 चार्जेस या द 4 फोर्सेस F1 F2 F3 एंड F4 एक्टिंग ऑन द एनी चार्ज -q प्लेस्ड एट द सेंटर, सॉरी प्लेस्ड एट ए पॉइंट। तो वहां पे क्वेश्चन के हिसाब से हेलो, हाँ बोलो। हाँ सर, बी आएगा शायद से, कौन सा? बी ऑप्शन। हाँ, बी फॉर बॉम्बे। हाँ सर, हो गया। ओके, चलो तो आप बताते जाइए, तो मैं यहाँ पे नहीं बताता, आपने क्या लगाया वो बताइए। चलो सर, -q चार्ज पे सबके फोर्सेस निकाले और उनको 0 से इक्वेट कर दिया। तो पहले है ना, जो साइड्स वाले चार्जेस है ना, तो उससे k(q²) बाई x² डिस्टेंस x ले लिया, और फिर वो दोनों को वेक्टर में ऐड कर दिया, तो √2 + 1 आ गया। तो √2 + 1, देखिए चारों में मैंने ऐसा कहा था कि √2 + 1, यानी ये तो जो चारों ऑप्शंस आपके आएंगे उसमें 2√2 + 1 सब में कॉमन रहेगा।
एक सेकंड है जस्ट, यहाँ पे जो भी फोर्सेस आप ले रहे हो, ओके, अगर मान लो यहाँ पे कोई एक चार्ज के ऊपर आपने फोर्स लगाया है, माइनस माइनस को रिपेल करेगा, ये माइनस इस माइनस को रिपेल करेगा, ये माइनस को ये माइनस भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो अगर वो रिपल्सिव फोर्स, तो यहाँ पे ऐसा डायरेक्शन बनेगा, एक फोर्स ऐसा, एक फोर्स ऐसा, उसका रिजल्टेंट मिलेगा यहाँ पे। तो ये वाली डायरेक्शन और माइनस क्यू इस माइनस क्यू को क्या करेगा, वो भी वहां पे रिपल करेगा। यस, आगे बताइए। हाँ सर, तो जो वो दोनों 90 डिग्री वाले हैं ना, हाँ, उनको वेक्टर में ऐड कर दिया तो √2 इंटू के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हो गया। ओके, फिर उसको ऐड कर दिया के क्यू स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर से, क्यू लास्ट वाला माइनस क्यू। हाँ, ताकि देखो यहाँ पे ये आपने 1 1 ले सकते हैं, R ले सकते हैं, सिंपल पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। तो देखो, अगर ये जो रिजल्टेंट आपका मिल रहा है, ये वाली डायरेक्शन, ये वाली जो आपकी डायरेक्शन मिल रही थी, यहाँ पे ये वाला जो डायरेक्शन मिल रहा था वो, और ये चार्ज से लेकर ये चार्ज तक का जो डिस्टेंस था, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू में अगर आप इसको RR कहो, 1 1 कहो, जो भी डिस्टेंस कह लो, पर अभी हमने कहा था कि अगर ये 1 1 होता है तो ये √2 डिस्टेंस होता है। अगर मान लो मैं इसको RR कहता हूँ तो ये √2R जैसा होता है, बिकॉज R² + R², ओके, और उसका रूट निकालना है, तो दैट इज √2R। तो उसके हिसाब से भी वो हो सकता है। बट सिंपल आइडिया ऐसा कह सकते हैं कि एक ने एक को रिपेल किया, इसने इसको रिपेल किया, दो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, यानी आप ले सकते थे a² + b² + 2ab cos थीटा, पर cos 90 वो 0 हो गया, तो a² + b² सिंपल बना। वो जो रिजल्टेंट मिलता है उसको फोर्थ वाला जो है, उसी के केस में फिर से आपने ऐड कर दिया, और जो टोटल फोर्स मिलता है विच इज इक्विवेलेंट टू 0 शो कर दिया, और वहां से आपने स्मॉल q का वैल्यू जो है वो निकाल लिया। तो यहाँ पे आ सकता है दैट्स q/4 1 + 2। ओके, ट्राई कर सकते हैं। बेसिक आइडिया जो है वो पैर बनाने वाला कह सकते हैं, पर वो पैर वाला जो किस्सा था, अगर आप पैर यानी वो पोटेंशियल एनर्जी समझ लेते हो तो बात गलत हो जाएगी, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज अबाउट द फोर्स। यहाँ पे वैसा कह सकते हैं जो हम क्या बोलते हैं उसको, सुपरपोजिशन, बेसिक सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन, इतना आप समझते हो तो भी आपका काम हो सकता है। उसके बाद देखो 6th क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी कर दिया। नाउ वी कैन ट्राई आल्सो 7th क्वेश्चन। 7th इज आल्सो गुड वन। 7th क्वेश्चन जो है वहां पे भी एक आइडिया दिया हुआ है, उसके लिए एक हल्का सा सिंगल लाइन का एक फिगर बन सकता है। 2 point charges +8q and -2q are located at the x = 0 and x = L respectively. The location of a point on the x-axis at which the net electric field due to these 2 point charge is 0. इसको लेकर आई थिंक ऐसा एक क्वेश्चन हमने रेगुलर क्लास में नोट्स में भी दिया हुआ है, और ऐसा एक क्वेश्चन आई थिंक हमने किया हुआ है। मान लो एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है। अब +8 -2 उसके बारे में नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि मान लो मैंने यहाँ पे आपके लिए 3 पॉइंट क्रिएट किए, A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट। क्या आप ये बता सकते हो कौन से पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा? कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा? A या फिर C पे। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि B पे यूनिडायरेक्शनल होगा और A और C पे कैंसिल कर देगा। रिपीट। B पॉइंट पे कोई एक ही साइड होगा और C और A पॉइंट पे ऑपोजिट साइड पर होंगे। ओके, देखो जैसे मैं B पॉइंट सबसे पहले काफी लोगों के दिमाग में आ सकता है B पॉइंट, ताकि वो मिडल पे है, पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ, पॉजिटिव देता है रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव देता है रेडियली इनवर्ड, यानी B पॉइंट पे दोनों की डायरेक्शंस एक है, इसलिए B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है। अब यहाँ पे मैं बता दूं ये 8q है और ये -2q है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है।
अब जैसे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है तो उसका आइडिया यहाँ पे आप ऐसा ले सकते हैं। एक सेकंड, तो देखिए यहाँ पे ऐसा कहते हैं कि अगर ये 8q यानी F इज इक्वल सॉरी E इज इक्वल टू KQ बाय R स्क्वायर, चार्ज का वैल्यू बढ़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ा। तो अब कंडीशन ये है कि डिस्टेंस जितना छोटा होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो उसकी दो कंडीशन में, चार्ज बढ़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, डिस्टेंस छोटा तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा। अब यहाँ पे ये ऑलरेडी चार्ज बड़ा ही है, इसका वैल्यू छोटा ही है, तो अगर दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे इक्वल बताना हो तो मुझे ये वाला जो है उससे डिस्टेंस भी मुझे कम लेना पड़ेगा। ताकि देखो यहाँ पे चार्ज कम था तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप कम होगा, तो मुझे क्या करना पड़ता है, क्योंकि मुझे कम डिस्टेंस पे रखना पड़ता है, यानी मेरे लिए C इज मोर सुटेबल। कैसे, ध्यान से देखिएगा, U2 माइनस चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड U2 माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड U2 पॉजिटिव आउटवर्ड 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 होगा, यानी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड U2 प्लस होगा। तो इस पॉइंट पे अब मान लो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है L, ये डिस्टेंस मान लो मैं कहता हूँ X, तो आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो कि दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे 0 है, मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। तो मुझे करना क्या है, दोनों के मैग्नीट्यूड को इक्वल करना है। जब मैग्नीट्यूड इक्वल कर देता हूँ तो माइनस साइन का कोई मतलब नहीं रहता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर यानी L प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के 2q और वो है एक्स स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे ये के कैंसल, ये क्यू कैंसल, ये 2 4 कैंसल, तो देखेंगे तो कैसा मिलेगा, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू L प्लस एक्स होल स्क्वायर, ऐसा मिलेगा। तो देखिए अब उसके हिसाब से आपको x जो है वो L के टर्म में लेकर आना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, यस एनीवन, क्या बनेगा ये, फोर एक्स स्क्वायर प्लस L प्लस एक्स होल स्क्वायर है, दोनों साइड आप रूट निकाल दो, तो रूट निकालने से क्या बनेगा, x is equal to L sir. सॉरी X is 2x equal equals to to L plus x. 2x होल स्क्वायर इज इक्वल टू L प्लस एक्स होल स्क्वायर, ऐसा कह सकते हैं आप। हाँ या ना, हाँ, ओके। तो देखो यहाँ से ये स्क्वायर दोनों साइड से हटा दो, तो 2x इज इक्वल टू L प्लस एक्स, बरोबर, 2x इज इक्वल टू L प्लस एक्स, तो x इक्वल टू L आपने बता दिया ना। अब x का वैल्यू L आ गया। अब यहाँ पे करना क्या है, क्योंकि डिस्टेंस कहाँ से लेना था, the location of the point on the x as at which the net electric field U2 this 2 point charges is 0। अब यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है वो कहाँ से लेना था, तो x इक्वल्स टू L है, ऑलरेडी 8q से वो L था, तो L प्लस L यानी कितना हो जाएगा 2L। यस, ये x का वैल्यू भी L जितना हो गया। तो ओरिजिन से यानी यहाँ से अगर वो डिस्टेंस में काउंट करो तो यहाँ से ये L था, अब यहाँ से भी L, यानी L प्लस L टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2L जितना हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो 2L जो है वो आना चाहिए। अंडरस्टैंड। अब यही क्वेश्चन को आप अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं, चार्ज का कोई वैल्यू दे सकते हैं, बट बेसिक फंडा जो है वो सेम हो सकता है। बेसिक फंडा क्या सेम हो सकता है कि ABC 3 पॉइंट है, वहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है। जब भी आप शो करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, उसका मतलब ये है कि आपको ये शो करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, वो होना चाहिए। अब आगे के जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं निकालिए, पेज नंबर जहां से क्वेश्चंस आपके स्टार्ट हो रहे थे, वहां से भी एक दो क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं
वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आपके डाउट से पूछ लेते हैं। ग्राफ वाले जो जनरल क्वेश्चन है वो आप लोगों को आने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सबसे पहले देखिए पेज नंबर 42 क्वेश्चन नंबर 9। I repeat question number 9 which is on the page number 42. ओके वहां जो क्वेश्चन है वहां पे ऐसा दिया है अ कंडक्टिंग शेल। जैसे कंडक्टिंग शेल वर्ड आता है आपके दिमाग में एटलीस्ट मिनिमम 2-3 बातें जो है वो क्लियर हो जानी चाहिए कि जब भी हम शेल कहते हैं, शेल को आप किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं? शेल मीन्स व्हाट? स्फीयर। स्फीयर के 2 मीनिंग बन सकते हैं, होलो स्फीयर, होलो एज वेल एज सॉलिड स्फीयर। अगर होलो स्फीयर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या बन सकता है? सेम एज पॉइंट चार्ज। इनसाइड जीरो होगा इलेक्ट्रिक, इनसाइड जीरो होगा, आउटसाइड सेम एज पॉइंट चार्ज रहेगा। तो पोटेंशियल क्या होगा? इनसाइड कांस्टेंट। इनसाइड कांस्टेंट, और इनसाइड कांस्टेंट यानी विच इज इक्विवेलेंट टू KQ/R। जितना उसके सरफेस के ऊपर होता है उतना ही वहां पे रहता है। और ये पॉइंट जितना आपका क्लियर होगा उसके लिए आप चैप्टर 1 चैप्टर 2 के जो पोटेंशियल्स के कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा रिवाइज करेंगे, या तो बेसिक उसका ग्राफ भी याद रखेंगे तो भी आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा। क्वेश्चन 9 में ऐसा दिया है कंडक्टिंग शेल, व्हेन दे से शेल इट मींस इट्स अ होलो स्फीयर of radius small b enclosed another conducting shell of radius small a with centers coincide। मतलब 2 शेल ले लिए, एक के अंदर दूसरा शेल है, ऐसा समझना है। चार्ज की द प्लेस ऑन आउटर स्फीयर, मतलब जो b वाला है उसके ऊपर हमने कोई चार्ज रखा है, ऐसा हम समझेंगे। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द स्फीयर इज डैश। दोनों ही सेल के कॉन्टेक्स्ट में चार्ज कहाँ है? इंटीरियर में। दोनों ही शेल। अब ध्यान से सुनिएगा, हाँ मैं एक ही शेल लेता, मैं यहाँ पे Q चार्ज रखता, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होता? अगर ये डिस्टेंस मैं कहता हूँ R है, KQ/R। अगर मैं कहता हूँ X पॉइंट, मैं कहता हूँ Y पॉइंट और मैं कहता हूँ Z पॉइंट, तो Vx पे, Vy पे और Vz पे पोटेंशियल कितना होगा? KQ/R। सेम, KQ/R। हाँ या ना? यस सर। ओके अब मान लो मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देता हूँ, रेडियस को मैं R नहीं कहता हूँ, रेडियस को मैं B कह देता हूँ। अब जहाँ से Y पास हो रहा है वहां पे एक स्फेरिकल शेल ले लेता हूँ और उसकी रेडियस को मैं A कह देता हूँ। तो अब यहाँ पे जो मेरा आंसर जो था कि पोटेंशियल एट B एंड पोटेंशियल एट A, B यानी ऑन द सरफेस बना विच इज इक्वल टू KQ/B कहेंगे आप, KQ/R के हिसाब से, रेडियस सेम टू सेम है। अब A कहाँ है? तो कि वो B वाले के अंदर है, विच इज लाइक ऑन द सरफेस, ताकि वो स्फेरिकल शेल के अंदर का कोई भी पॉइंट बना, और कोई भी पॉइंट पे आप कोई भी शेल्स ले लो, कितने भी शेल्स ले लो, तो उसका खुद का तो कोई पोटेंशियल ही नहीं है। कितना पोटेंशियल काउंट करना है? जितना उसकी सरफेस के ऊपर है। वहां से लेकर सरफेस तक का डिस्टेंस भी कंसिडर नहीं करना है। सरफेस पे तो कि सरफेस पे चार्ज कितना है, तो कि KQ जितना है, कितना डिस्टेंस है, तो कि B जितना है। तो दोनों पे पोटेंशियल कैसा आया? सेम आया। अगर दोनों पे पोटेंशियल सेम आया देन व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम? जीरो। जीरो। दैट्स व्हाई योर आंसर बिकम्स जीरो। ये कॉन्सेप्ट जो है वो काफी काम का है, ऐसा मुझे लगा। उसके बाद का जो 10th क्वेश्चन है वो भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलो 10th किसी ने, आई थिंक सबने तो किया होगा। यस, कोई एक्सप्लेन करेगा 10th में क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन 10 क्या हुआ, किसी ने नहीं किया क्या? सर डाउट है मेरा। अच्छा सर हाँ जी बोलिए। एक का F1 ले लेते हैं तो सर Q1 होता है और दूसरे का -2Q1 होता है। हाँ यस यस यस। फिर सर चार्जेस उनको का समेशन करते हैं।
देखो समेशन किया तो -q1 आया। हाँ देखो यहाँ पे क्वेश्चन है वो डायपोल का है और फोर्स का है। अगर मान लो मैं सिंपल डायपोल लेता हूँ तो डू यू नो दैट व्हाट इज द टोटल फोर्स ऑफ द डायपोल? यूनिफॉर्म फील्ड हो तो सर 0 होता है। एग्जैक्टली, यूनिफॉर्म फील्ड हो तो 0 है, इसलिए ये क्वेश्चन अच्छा है ताकि ये क्वेश्चन यूनिफॉर्म फील्ड का नहीं है। यहाँ एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और एक जगह पे 2E है, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। करना दोनों को ऐड ही है। अब उसी चीज को यहाँ पे समझना है। हल्का फिगर अगर हम बनाए तो शायद आइडिया आ सकता है। डायपोल ऑफ डायपोल मूवमेंट P is kept at a 60 degree in a non-uniform electric field, ऐसा क्वेश्चन में बताया। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द टॉप चार्ज यानी प्लस चार्ज, ताकि जैसे आप डायपोल रखते हैं ना पॉजिटिव टू नेगेटिव में, पॉजिटिव इधर लेते हैं नेगेटिव इधर लेते हैं, याद होगा आपका फिगर। ऐसा आप फिगर ड्रॉ करते थे इफ यू रिमेम्बर इट। तो यहाँ पे मैं ऐसा ले लूँ, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो पॉजिटिव इधर लेते हैं नेगेटिव इधर लेते हैं। एंड टॉप चार्ज E एंड बॉटम 2E, यानी यहाँ पे F इज इक्वल्स टू QE लगेगा। और यहाँ पे फील्ड लाइंस थोड़ी ज़्यादा है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा ज़्यादा है, यानी यहाँ पे माइनस QE नहीं पर माइनस Q इंटू 2E लगेगा। ओके, एंड व्हाट इज द टोटल फोर्स ऑन द डायपोल? तो अगर हमने ऐसा समझा हुआ है कि जनरल केस में अगर आप डायपोल लेते हो, जनरल केस में अगर आप डायपोल लेते हो तो उसका लीनियर फोर्स का वैल्यू 0 होता है। पर यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है, इसलिए दोनों को अगर मैंने सिंपल था कि वहाँ पे हमने समझा था टोटल F टोटल इज इक्वल टू F प्लस F माइनस, यानी दोनों में QE होता तो 0 हो जाता। यहाँ पे एक QE और दूसरा है -2 QE, इसलिए यहाँ पे वैल्यू बनता है -QE, ऐसा हम कह सकते हैं। अब यहाँ पे जो बताया है व्हाट इज द टोटल फोर्स ऑन द डायपोल, अब यहाँ पे टोटल फोर्स ऑन द डायपोल लेना है तो यहाँ पे ये F इज इक्वल्स टू QE, और यहाँ पे जो डायपोल के कॉन्टेक्स्ट में लेना है तो व्हाट इज द डायपोल मोमेंट, P इज इक्वल्स टू 2A क्यों आप कहते थे, याद हो तो। ताकि देखो यहाँ पे जो आपको फोर्स बताना है वो डायपोल के कॉन्टेक्स्ट में बताना है। तो यस एनीवन टेल मी डायपोल मोमेंट का जो वैल्यू था ना 2AQ, तो हियर इट्स वेरी क्लियर कि मेरा फोर्स का वैल्यू QE फिक्स्ड है, पर मुझे फोर्स Q के टर्म में नहीं चाहिए, मुझे फोर्स P के टर्म में चाहिए। आई रिपीट, मेरे फोर्स का आंसर -QE वो फिक्स्ड है, प्लस QE कहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ताकि वो वहाँ पे मैग्नीट्यूड ले सकते हैं, पर मुझे फोर्स Q के टर्म में नहीं, फोर्स मुझे P के टर्म में चाहिए। P/2A into E। यस, तो P इज इक्वल टू 2A, क्यों मैं Q को रिप्लेस कर दूँ तो P/2A आ जाएगा, तो PE/2A ऐसा हो गया। पर PE/2A तो क्या PE/2 ऐसा तो कोई है ही नहीं, बट 2A इज व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन डायपोल, जो यहाँ पे क्वेश्चन में शायद मेंशन नहीं किया है, तो मुझे बाय डिफॉल्ट मान लेना पड़ेगा कि 2A जो डिस्टेंस हम डायपोल का लेते हैं वो 2A की जगह पे D ले लो, तो यहाँ पे आपका आंसर PE/D जो है वो रहेगा। यानी वैसे भी नन ऑफ दिस तो क्या नहीं आएगा, 3PE/3D तो वो तो बेसलेस बनता है। देखो वो पहला ऑप्शन है ना, वो ऑप्शन कैंसिल हो जाता है, क्यों, क्योंकि 3PE/3D, वो 3 कैंसिल करो तो PE/D जैसा ही हो गया। सी है 3PE/2D, वो नहीं हो रहा है। अगर मैं ए ऑप्शन को 2PE/3D कहता तो अभी भी थोड़ा चलता है, बट मेरे हिसाब से बी जो है PE/D दैट इज अ बेटर आंसर, ताकि फोर्स का वैल्यू QE है पर फोर्स Q के नहीं पर P के टर्म में चाहिए, दैट्स व्हाई आवर आंसर इज PE/D, दैट इज परफेक्ट वन। ओके, चलो अब इसके हिसाब से होमवर्क में आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 130 तक, वैसे तो थोड़े ज़्यादा देने थे। ठीक है, ओके 61 टू 120 रख देते हैं। ओके,
ये आपका होमवर्क जो है वो रहेगा, होमवर्क। और आज का डेट कौन सा है? 24 जुलाई को। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आपके जो डाउट्स है उसके क्वेश्चंस के नंबर बोलते जाइए, मैं पूरा लिख लूँ, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में कोई डाउट? ओके, 11 to 20 में कोई डाउट? 14 और 19 सर। सॉरी, 14 और 19। ओके, 21 से 30 में कोई डाउट? 28 सर। 25 28, 25 और 31 से लेकर 40 के बीच में कोई डाउट? 32 34 37 35 सर। जब भी मैं पूछूं प्लीज तब बताइए, अगर आप थोड़े चैट में लिखेंगे तो मैं दोनों चीज़ों को एक साथ मैनेज नहीं कर सकता हूँ, या तो मैं सुन सकता हूँ या तो मैं पढ़ सकता हूँ। 8B, 9B और 10B। तो राजिल मेरे हिसाब से शायद आप सो रहे हो, ताकि हमारा 9th भी डिस्कस हो गया, हमारा 10th भी डिस्कस हो गया। अभी हमने यहाँ पे 9th किया जिसका आंसर 0 आया, और अभी ये जो डिस्कस कर रहे थे P/D वो हमारा 10th क्वेश्चन ही था। ओके, और 8th क्वेश्चन थ्योरी वाला है तो वो खुद भी कर सकते हो। तो 8, 9th और 10th थोड़े झाँकते रहिए। ओके, वो तीनों के तीनों डिस्कस हो चुके हैं। चलो 31 से लेकर 40 के बीच में 32 34 37 32, 30, 34 37 सर 35 भी। चलो, और 41 से लेकर 50 के बीच में ओके, 51 से लेकर 60 के बीच में, जिसमें 59 जो है उसको कैंसिल कर देना है। 59 क्वेश्चन है उसको कैंसिल कर देना है। चलो बोलिए यस। सर 55 में गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप मतलब क्या होता है सर? वो इलेक्ट्रोस्कोप ऐसा होता है जो इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट कर सकता है। ओके, वो एक थियोरेटिकल छोटा सा पॉइंट है। कौन सा क्वेश्चन है वो? 55 55 positive charge glass rod is brought near the discharge of which of the following statement? Okay, that I'll discuss in the next lecture. अभी मैं रख देता हूँ। वैसे आप टेक्स्ट बुक का आगे का पोर्शन देखोगे ना, तो वहाँ पे दिया है वो 60। ओके, और 54 51 सर। कौन सा? 51 सर। 28 में भी ऐसा ही सिंपल डी डाउट है कि सर वो कुछ लॉ था अलग से सर। देख लेते हैं, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। चलो, और कोई? ओके, 1 to 60 में कोई डाउट? मतलब इसके अलावा और कोई रह गया हो, बाकी हो, जिसको किसी को कुछ कहना हो? ओके, यहाँ पे नहीं बता सके हो और चैट में बताना हो तो बता दीजिएगा, और अगर आ चुका हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई थिंक मैंने आपको कहा हुआ है कि जो भी डाउट है वो सबके एटलीस्ट एक बार तो, ये भले ही डाउट हो फिर भी आपको एक बार तो लिखे हुए होने ही चाहिए, बिकॉज इट हैपेंड कि एक बार लिख दो तो शायद वो क्लिक भी हो जाए कि अच्छा इसमें ऐसा कुछ करना था। सो आई इंसिस्ट कि थोड़ा सा वो मेथड अगर आपने दिमाग में सेट किया है, डेफिनेटली वो रिजल्ट देता ही है, और इसलिए हम इस मेथड पे काम करते हैं। ओके, ताकि सॉल्व करने के बाद तो मुझे 110% कंफर्मेशन है ही कि सॉल्व करने के बाद तो कोई लिखने ही नहीं वाला है, बिकॉज दे कंसिडर हाँ हाँ अब वो आ गया अब उस लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, तो 61 से लेकर 120 का आपका होमवर्क रहेगा, एंड बी रेडी, नेक्स्ट टाइम से होमवर्क थोड़ा ज़्यादा रहेगा। ओके, चलो, और नेक्स्ट वीक से शायद मैं टेस्ट भी अनाउंस कर दूंगा ये फर्स्ट यूनिट का। ठीक है, तो प्लीज़ उसके लिए भी रेडी रहिएगा।